हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी लेसन 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारा राज्य बिहार। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, देन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या दिया गया है। मैंने यहाँ पे सेंटेंस को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। बिहार पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर चौड़ा है। हम यहाँ पे मेन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। सड़कें और रेल लाइनें अपने राज्य को पड़ोसी राज्यों से जोड़ती है। अब देखते हैं प्रशासनिक सीढ़ियाँ। प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडलों और 38 जिलों में बांटा गया है, ठीक है। बिहार राज्य के बारे में बोला जा रहा है। बिहार को 9 प्रमंडलों और 38 जिलों में बांटा गया है। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में अनुमंडल होते हैं। प्रमंडल के अंदर जिले होते हैं और जिले के अंदर अनुमंडल होता है। इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। ऐसे प्रखंडों की संख्या 534 है। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। अब बिहार के जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु एवं पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं होती है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ग्रीष्म यानी कि गर्मी का मौसम, वर्षा यानी वर्षा का मौसम और शीत यानी ठंड का मौसम। गर्मी के मौसम के बारे में दिया गया है। कैसे पता चलता है कि गर्मी आ गई है? जब हाट बाज़ारों, घरों, यात्राओं में ककड़ी, खीरा, तरबूज, कुल्फ़ी, लस्सी, शरबत, पंखा, कूलर, घड़े, सुराही की मांग बढ़ जाए, तब समझिए कि गर्मी का मौसम आ गया। होली के बाद से ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, जो जून तक पड़ती है। होली के बाद यानी कि मार्च से जून तक गर्मी पड़ती है। मार्च से जून तक ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसीलिए यहाँ पे मार्च से जून के बारे में ही बताया गया है। इस दौरान धूल भरी तेज़ हवाएं एवं आंधियाँ चलती है, जिसे लू कहते हैं। कभी कभी हल्की वर्षा भी हो जाती है। औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। अब वर्षा का मौसम देखते हैं। बिहार में वर्षा का मौसम कैसा रहता है? वर्षा ऋतु कब आती है और इस समय हम क्या क्या करते हैं? यह मौसम जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है, जिससे अक्टूबर तक बारिश होती है। बरसात का पानी खेतों, नालों, गड्ढों में भर जाता है। नदियों में उफान आता है। किसान खरीफ फसल बोने लगते हैं। दक्षिण बिहार में किसान धान के बिचड़े तैयार करके रोपते हैं और अपने राज्य में बाढ़ भी तो खूब आती है। बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करेह, महानंदा, कोसी इत्यादि नदियां हैं। ये सारे नदियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जिनका उद्गम नेपाल में है। सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक लगभग 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक के पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर के चौड़ाई वाले क्षेत्र के लोग वर्ष में लगभग 3-4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। दोहरी जिंदगी का मतलब क्या है? लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं और रहना पड़ता है या फिर बाढ़ राहत शिविर में रहना पड़ता है। यहाँ पे हम जो भी सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, ये सभी सहरसा जिले के बारे में दिया गया है। पूर्वी बांध से पश्चिमी बांध के बीच लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग लगभग 4 महीने तक विस्थापित जिंदगी जीते हैं। ऐसा बरसात के दिनों में होता है। लोग बाढ़ की संभावना जान के तटबंधों और स्पड़ों पर रहने चले जाते हैं। वे फूस और प्लास्टिक के काम चलाऊ छत और दीवार बनाकर रहते हैं। सबसे पहले अपने मवेशियों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाकर उन्हें सुरक्षित करते हैं। ऐसा इसलिए कि बाढ़ का पानी इनके मवेशियों को बहा ना ले जाए।
घरों को छोड़कर तटबंध पर जाने से पहले खेतों में मनीजर के बीज छींट देते हैं। बाद में बाढ़ का पानी उतरने पर मनीजर के पौधे डंठल के रूप में तैयार हो जाते हैं, जो जलावन के काम आते हैं। तटबंधों पर रहते हुए ये मवेशियों की दूधों की बिक्री, बचा कर रखे गए अनाज, मछली पकड़ना और सरकारी सहायता पर निर्भर हो जाते हैं। ये अपने गांवों एवं खेतों को पानी में डूबते देखते रहते हैं। बाढ़ में घिरे गांव में अपने घरों को देखने के लिए इनके पास अपनी नाव होती है, जिसकी मदद से वे घर की देखरेख करते हैं या काम की चीज़ें ले आते हैं। नावें सरकारी सहायता से भी मिली होती है। पानी उतरते ही वापस गांव में लौटते हैं और बाढ़ द्वारा लाई गई बलुआई मिट्टी में परवल, ककड़ी, मिश्रीकंद, तरबूज एवं दोमट मिट्टी में मक्का, दलहन, गेहूं आदि की फसलें उपजाते हैं। दोमट मिट्टी मतलब होता है जिसमें 2 तरह की मिट्टी मिली हुई होती है। अगले 8 महीनों के लिए फिर से गृहस्थी जमाते हैं, क्योंकि अगले साल पुनः 4 महीने बाढ़ की विभीषिका झेलने को तैयार रहना होता है। लेकिन क्या यह बरसात पूरे राज्य में समान रूप से होती है? एक समय कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं खेतों में भी पूरा पानी नहीं रुकता। कहीं कई किलोमीटर तक जल ही जल नजर आता है। यह जल लगभग 4 महीनों तक खेतों में जमा रहता है। अब हम पढ़ते हैं ताल क्षेत्र के गांव के बारे में। पटना से पूर्व का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बढ़ैया मोकामा तक ताल या ताल क्षेत्र कहलाता है। बरसात में दक्षिण बिहार की नदियों के पानी का बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता है। यह पानी पूरे बड़े इलाकों में दूर दूर तक फैल जाता है और एक बड़ा ताल सादृश्य उपस्थित करता है। रेलगाड़ी द्वारा पटना से लखीसराय जाते वक्त दोनों ओर समुद्र जैसा दृश्य दिखता है। ताल में किसी का घर नहीं होता है। यहाँ खरीफ की फसल तो बोते ही नहीं। अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेती है और ज़मीन दलदली होती है, तब इनमें दलहन और रबी की फसलें बोया जाता है। आई होप आपको ताल या टाल क्षेत्र समझ में आ गया होगा, किसको हम टाल क्षेत्र बोलते हैं। पटना से पूर्व का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बढ़ैया मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। 4 महीने पानी भरे रहने पर खेतों में मेड़ बचे रहते हैं। इन खेतों में मेड़ होते ही नहीं हैं। टाल क्षेत्र के जो खेत होते हैं उसमें मेड़ नहीं होते हैं। पानी भरे रहने से मेड़ समाप्त हो जाते हैं। अपने अपने खेतों की बुआई अंदाज से करते हैं। इसमें चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूं होता है। फसल तैयार होने पर अपने ज़मीन की कागजात में अंकित लंबाई चौड़ाई को देकर फसल काट लेते हैं। सभी ऐसा ही करते हैं। मिट्टी दलदली होने के कारण रबी की ज़बरदस्त फसल होती है। अब हम देखते हैं जाड़े के मौसम के बारे में। जाड़े में ठंडक पड़ती है। लोग लकड़ी जलाकर अलाव तापते हैं। इन दिनों खाने पीने की चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। गरम गरम चाय सबको भाती है। ऊन की बिक्री बढ़ जाती है और ठंड से बचने के लिए लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, मफलर बांधते हैं। ठंड का मौसम कितने दिनों तक चलता है? तो दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा तक। दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा तक यानी कि अक्टूबर से फरवरी तक चलता है। इन दिनों तापमान कम हो जाता है। दिसंबर जनवरी महीने में शीतलहर चलती है। दिसंबर और जनवरी महीने में ठंड सबसे ज़्यादा होता है। शीतलहर में तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। प्रायः दोपहर तक कोहरा छाया रहता है। कृषि व्यवसाय के बारे में देखते हैं। अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है। धान से ही चावल प्राप्त होता है। यही हमारा प्रमुख खाद्यान्न है। फिर गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन की भी खेती होती है। ये सभी फसल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान उपयोग में लाते हैं। लेकिन वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना तथा पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में जूट की खेती होती है। इन फसलों को कारखाने में ले जाया जाता है। तंबाकू से सिगरेट और बीड़ी, गन्ना से चीनी, गुड़ एवं जूट से पाट के सामान बनाए जाते हैं। वन। बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। अररिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं।
जमुई एवं बांका जिलों के भी कुछ हिस्सों में जंगल है। गया तथा नवादा जिलों में भी झारखंड की सीमा से सटे कुछ हिस्से वन से आच्छादित हैं। राजगीर की पहाड़ियों तथा कैमूर पहाड़ियों पर भी वन मिलते हैं, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में विरल वन है, यानी कि घना जंगल है। तंबाकू, सरेसा तंबाकू। सरेसा तंबाकू जो है सरेसा क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसीलिए तंबाकू का नाम जो है सरेसा है। तो इसका मतलब क्या है? उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। यह किसी खास गांव का नाम ना होकर तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरे इलाके का ही नाम है। इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। वहाँ के किसानों की खेती बाड़ी का अर्थ खेतों को खूब साफ रखकर तंबाकू के पौधों को लगाना, उसके पत्तों को सुखाना और उन्हें व्यापारियों के हाथों बेच देना होता है। किसान बड़ी मेहनत से तंबाकू उगाते हैं। यहाँ की मिट्टी भी चूना युक्त होती है। एक सीध में एक एक हाथ की दूरी पर चारों तरफ छोड़ते हुए तंबाकू के पौधे रोपे जाते हैं। शुरुआत के एक सप्ताह तक धूप से बचने के लिए दिन में पौधों को केले के पत्तों या टोकरी से ढक देते हैं। क्यारियों में खरपतवार एवं ढेले बिल्कुल नहीं रहते। तंबाकू के पौधे धीरे धीरे बड़े होकर फैलते हैं। बाद में इन्हीं पत्तों को तोड़कर उन्हें भीगा कर धीरे धीरे सुखाते हैं और पत्तों को लपेट कर रखते जाते हैं। चूँकि सरेसा इलाके के तंबाकू काफ़ी कड़कदार होते हैं, इसलिए तंबाकू बेचने वाले सरेसा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। आई होप आपको अब सरेसा तंबाकू के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि मीठी चीनी कहाँ से आती है। गुड़ चीनी की कहानी जानने के लिए बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित गोपालगंज या पश्चिमी चंपारण पहुंचना होता है। नेपाल की पहाड़ियों का पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश चला जाता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए उपयुक्त है। चीनी मिलों में किसान गन्नों को बेच देते हैं। किसानों के गन्ने खरीदने के लिए मिलें तैयार रहती है और उन्हें नगद पैसा भी देती है, इसलिए यहाँ के किसान गन्ना उपजाना पसंद करते हैं। किसान भी गन्ने की फसल एक ही खेत में 2-3 बार लगातार उपजाकर नकदी प्राप्त कर लेते हैं। चीनी मिलें उन गन्नों से रस निकालकर चीनी बनाती है और फिर यही चीनी बोरों में भरकर बाजार पहुंचती है। छोटे किसान गन्नों की पेराई खलिहानों में ही करके तैयार रस से गुड़ बना लेते हैं। इन गुड़ों की भी बिक्री सहज ढंग से हो जाती है। दोस्तों, हम यहाँ पे ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें आगे चल के इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से हमें उसके आंसर मिल जाए। वहाँ बहुत सारे लोगों को इन चीनी मिलों में रोजगार मिला हुआ है। स्थानीय लोग गन्ने ढोने के लिए ट्रैक्टर खरीदकर किराए पर देते हैं। गन्ना के उत्पादन से किसानों के अलावा कई लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वन्य प्राणी के बारे में। बिहार के जंगल में अनेक जानवर रहते हैं। बाघ, भालू, हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय और हाथी जैसे अनेक जानवर जंगल में मंगल मनाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कभी बिहार के घने जंगलों में बाघ और हाथियों की भरमार थी, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने से जंगल कटते गए और जंगली जानवर घटते गए। आज भी पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य में रात्रि के समय बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। यहाँ पर बाघ के अतिरिक्त जंगली सुअर, भालू और हिरन भी बहुलता से मिलते हैं। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य के अतिरिक्त रोहतास जिले का कैमूर अभ्यारण्य, नालंदा जिले का राजगीर अभ्यारण्य, गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित भीम बांध अभ्यारण्य और इसके गर्भ जल के सोते किसी का भी मन मोह सकते हैं। गंगा और सोन नदी के दियारे में उगी लंबी घासों के बीच नील गायों को दौड़ते हुए देखा जा सकता है। यानी कि गंगा और सोन नदी के बीच जो दियारा है उसमें नील गाय रहती है, यानी कि वहाँ पे नील गाय पाई जाती है। यहाँ सांप की विभिन्न प्रजातियाँ मिलती हैं। इसमें गेहूँवन, जिसको कोबरा बोलते हैं, कड़ैत, धामिन इत्यादि मुख्य रूप से मिलते हैं। इसी प्रकार बेगूसराय जिले के कांवड़ झील क्षेत्र में जाड़े के मौसम में देसी और विदेशी पक्षियों का झुंड देखा जा सकता है। जाड़े के दिनों में पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन क्रेन यानी कि प्रवासी पक्षी भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं।
पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यहाँ वॉच टावर बनाने का निर्णय किया है ताकि लोग इन पक्षियों को सुविधाजनक ढंग से देख सकें। अब पढ़ते हैं हम बिहार की जनसंख्या के बारे में। हमारे देश में प्रत्येक 10वें वर्ष जनगणना होती है। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,38,04,637 है। बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। यहाँ अधिकतर लोग गाँवों में रहते हैं। यहाँ कई बड़े नगर भी हैं। बिहार की राजधानी पटना सबसे बड़ा नगर है। इस नगर में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। बिहार की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसी का प्रभाव है कि वनों को काटकर लगातार खेत बनाया जा रहा है। घन खेती करने से भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि एक ही खेत से लगातार कई प्रकार की फसलें उपजाई जाती है। दूसरा, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। यह भी भूमि की उर्वरा शक्ति के नष्ट होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। शहरों की वृद्धि से परिवहन साधनों में भी वृद्धि होती है। इन कारणों से प्रदूषण भी फैल रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने क्लास 6 ज्योग्राफी का लेसन 8 का चैप्टर पढ़ा है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।